हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे संविधान में कितने शेड्यूल्स हैं वो हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इनिशियली जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे 10 शेड्यूल्स थे। आज की बात करें तो टोटल है 12। तो उन 12 के 12 शेड्यूल्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। राइट, बहुत ईजी वे में आपको समझाऊंगी तो आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। फिर भी कोई डाउट रहता है आपको पता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए देखिए पढ़ते हैं फर्स्ट शेड्यूल है क्या। नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज विद देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। मतलब हमारे देश में जितनी भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूटीज हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम प्लस उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, उनका एरिया कितना कितना है, कहाँ तक सीमित है, कहाँ पे उनकी बाउंड्री दूसरी स्टेट या यूटी से लगती है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी फर्स्ट शेड्यूल में। सेकेंड शेड्यूल में आती है सैलरीज। जो भी रिनाउंड पोस्ट पे हैं या फिर आप कह लीजिए जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स से पीएम है होते हैं, हमारे सीएम होते हैं, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, एडवोकेट जनरल है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो भी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं उन सबकी सैलरीज आपको यहाँ मिल जाएंगी सेकंड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल की बात करें तो ओथ्स। ठीक है, जो भी हम शपथ ग्रहण करते हैं, देखिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जाएगा शपथ तो ग्रहण करेगा ही करेगा। तो किस तरह से शपथ होगी, किस तरह से प्रोसीजर होगा, कौन शपथ दिलाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन किस में मिलेगी शेड्यूल नंबर 3 में। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, एलोकेट सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूटीज इन राज्यसभा। राज्यसभा में जितने भी स्टेट्स एंड यूटीज हैं हर एक को सीट मिलनी चाहिए, चाहे एक ही पर मिलनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे राज्यसभा क्यों लिखा है, लोकसभा भी तो लिख सकते थे। देखिए हम पढ़ते हैं इंडिया में है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट क्या होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों में ही होते हैं हमारे जो एमपीज होते हैं। तो जो लोकसभा होता है ना वो इन्होंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, हम डायरेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ठीक है, तो वहाँ तो सबको रिप्रेजेंटेशन मिलनी है। लेकिन जो राज्यसभा है यहाँ पे लोकसभा के कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेटली हाफ सीट्स हैं। तो अब जब सीट्स कम हो गई मतलब रिप्रेजेंटेशन भी हर स्टेट से कम हो जाएगी। तो जो छोटी छोटी स्टेट्स जैसे गोवा हो गई या नॉर्थ ईस्टर्न की होगी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर है ना, तो इन सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगी क्योंकि इनकी तो लोकसभा में भी इतनी कम सीट्स है, राज्यसभा में कहाँ मिलेगी रिप्रेजेंटेशन। इसलिए संविधान ने पहले ही बोल दिया है कि जो शेड्यूल 4 है इसके अंडर चाहे कितनी छोटी स्टेट है, कितनी छोटी हमारी यूनियन टेरिटरी है, उनको राज्यसभा में सीट देनी ही देनी है। ठीक है, नो शेड्यूल नंबर 5 क्या बोलता है, अब 5वां और 6वां ऐसा शेड्यूल है जिसमें हम हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं, तो आपका कंफ्यूजन आज मैं दूर करूंगी। 5th है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। जो शेड्यूल्ड एरिया है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, इनका प्रशासन संभालना। ठीक है, 6 क्या बोलता है, प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जो भी ट्राइबल एरिया हैं इन 4 स्टेट्स में उनका एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। 5वां क्या बोलता है, जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं, जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं पूरे इंडिया में, सबका प्रशासन संभालो। 6वां क्या बोलता है, सिर्फ इन 4 स्टेट्स में जो है उनका प्रशासन संभालो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। नाउ शेड्यूल नंबर 7 क्या बोलता है, अब बस यहाँ से जो चल पड़े ना ये सारे ईजी हैं, ये 5वां, 6वां, 4था ये कंफ्यूजिंग है। ठीक है, नाउ शेड्यूल 7 बोलता है एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इतनी सारी पावर्स हैं, इतने सारे फंक्शंस हैं, कौन सी पावर सेंटर के पास रहेगी, कौन स्टेट के पास रहेगी, वो शेड्यूल 7 में पहले ही बता दिया गया है। इसके अंदर 3 लिस्ट बनाई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में है, इसमें जो भी सब्जेक्ट्स होंगे जैसे फाइनेंस है या डिफेंस है ना, जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो सारी यूनियन लिस्ट में है। फिर कुछ चीज़ें स्टेट लिस्ट में है, कुछ चीज़ें कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में कि यूनियन वाली तो सेंटर के पास चलेगी, स्टेट वाली तो स्टेट के पास आ गई, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सी है जो भी बच गई। ठीक है, तो इनका कंट्रोल जो है वो यूनियन यानी हमारे सेंटर के पास होता है। राइट, नाउ 8th शेड्यूल क्या बोलता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। इंडिया में जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो इस शेड्यूल में आएंगे, टोटल कितनी है 22। राइट, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है लैंग्वेजेस वाला पढ़ने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लिस्ट वाले में से क्वेश्चन बनता है कि ये वाला सब्जेक्ट पुलिस है, बताइए यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ये क्वेश्चन हमेशा बनता है। अब आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि जो पुलिस है किसका सब्जेक्ट है, यूनियन का, स्टेट का या कॉन्करेंट का। ठीक है, हम अपना टॉपिक भूल गए, हम पहुंचे थे 9th शेड्यूल में, यहीं से स्टार्ट करते हैं। 9th शेड्यूल क्या है, एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1951। 1951 में जो पहला संशोधन हुआ था संविधान में, उसके अंतर्गत इसको ऐड किया गया था। इसमें क्या था, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जो जमींदारी सिस्टम है इसको बंद करो, अब नहीं जमींदार सबके पैसे खाएगा, बंद करो इसको। ठीक है, ये था इसमें। नाउ 10th शेड्यूल, 10th, 11th, 12th मोस्ट ईजिएस्ट, इनको तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ना ही है। 10th शेड्यूल क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, डिफेक्शन क्या होता है, कभी आप
भाजपा के मेंबर हैं, मतलब बीजेपी के मेंबर हैं, कभी आप नेशनल कांग्रेस में चले गए, कभी आप में चले गए, बस आप पार्टीज ही बदलते रहते हैं, आप सेट ही नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं डिफेक्ट होना, डिफेक्शन। तो एंटी डिफेक्शन लॉ बोलता है कि आप इस तरह से पार्टीज़ नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक का भेद दूसरे में चला जाएगा, है ना। आप पार्टीज़ चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये कैसे ऐड किया गया था? 52 यानी 52वां संविधान में संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, उसके थ्रू ऐड किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको इग्नोर नहीं करना आपने, ठीक है। नाउ 10th हो गया, 11th एंड 12th वेरी इजी। पंचायती राज है 11वें में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है 12वें में। आप सोच रहे होंगे मैं वेरी इजी क्यों बोल रही हूँ। देखिए, अगर तो आप न्यू कमर है, अभी आपने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में, धीरे धीरे आपको ये सब कुछ टिप्स पे हो जाएगा। अगर आपने पहले पढ़ रखा है, आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तब तो आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो सब पता है। पंचायती राज, इसको हम पार्ट्स में भी पढ़ेंगे, है ना। फिर पंचायती राज को हम अलग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हम अलग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, ओके। तो वो तो सब बात की बात है। 11th पार्ट में आ गया पंचायती राज। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से ऐड किया गया था। एंड 12th शेड्यूल में आ गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि यहाँ पे 74th होगा, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से ऐड किया गया था, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आया हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको मेरी हर वीडियो का लिंक, हर एक नोटिफिकेशन पहुँच पाएगी। एंड आज के लिए इतना ही। एंड मैं फिर से पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें हम फुल पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। मैं कोशिश करूँगी पहले मेन टॉपिक्स पढ़ा दूँ। सो आज के लिए इतना ही, एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।